आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आज अपने खास कार्यक्रम न्यूज लाइन में बात करेंगे शुरू हो चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। अब से कुछ ही घंटे बाद मोदी अमेरिका की धरती पर कदम रख देंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक मौका होगा, ये देखते हुए कि इन्हीं मोदी को साल 2005 में दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार का नजारा पूरी तरह से बदला हुआ है। मोदी ने अभी अमेरिका में पैर भी नहीं रखे हैं, लेकिन अमेरिका में चल पड़ी है मोदी लहर। अगले 5 दिन तक भारतीय प्रधानमंत्री का जादू अमेरिका और अमेरिकियों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सर चढ़कर बोलेगा। करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों और मीडिया की नजरें इस दौर पर लगी हुई हैं और हर हिंदुस्तानी मोदी के एक एक कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। चलिए अमेरिका में मोदी के कल से होने वाले कार्यक्रम पर गौर फरमा लीजिए। अमेरिका में मोदी लहर, 5 दिन 35 कार्यक्रम। अमेरिका स्वागत को बेकरार। बृहस्पतिवार की शाम को अमेरिका के लिए रवाना हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद अमेरिका की जमीन पर कदम रख देंगे और इसी के साथ ही भारत और अमेरिका के बीच सुनहरे रिश्तों का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। तमाम भारतीयों सहित अमेरिका में रहने वाले लोग मोदी के दौरे को और उनका भाषण सुनने को लेकर बहुत ही ज्यादा बेकरार हैं। चलिए आपको मोदी के 5 दिनी दौरे के अहम कार्यक्रमों के बारे में बता देते हैं। 27 सितंबर को मोदी सुबह 9-11 हमले के स्मारक पर जाएंगे। 27 सितंबर को मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। 28 को मोदी मेडिसन स्क्वायर में भाषण देंगे। 29 को मोदी व्हाइट हाउस में ओबामा से मुलाकात करेंगे। 29 सितंबर को ही मोदी कई पावर बैठकों में शिरकत करेंगे। 30 सितंबर को दोनों देशों के बीच करारों पर दस्तखत होंगे और 30 सितंबर को ही लिंकन और मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर जाएंगे। कुल मिलाकर इन 5 दिनी दौरों में मोदी को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है और न ही फुर्सत मोदी को कवर करने के भारतीय और अमेरिकी मीडिया को है। अमेरिकी मीडिया में मोदी की लहर छाई हुई है, लेकिन पिछले दिनों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे की तरह ही करोड़ों भारतीयों और मीडिया की नजरें इसी पर लगी हैं कि अगले 5 दिनों के भीतर मोदी ओबामा प्रशासन से भारत के लिए क्या लेकर वापस लौटते हैं। मनीष शर्मा, चैनल 1 न्यूज। तो अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बेचैन है, बेकरार है। आखिर इतनी बेकरारी क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि जिस दौरे पर और जिस उद्देश्य के साथ, जिस मकसद के साथ पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और 5 दिन तक वहां रहेंगे, क्या वो मकसद पूरा हो पाएगा? क्या अमेरिका की कुछ शर्तें रहेंगी? क्या इतना सब आसान होगा? क्योंकि अमेरिका ने 2005 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। रिश्तों में खटास आ गई थी और ये बरकरार रहा, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी के अमेरिका उनके स्वागत के लिए पलकी बिछाए इंतजार कर रहा है। और आज हम चर्चा करेंगे इन तमाम मुद्दों पर कि इस दौरे से क्या सामने निकल कर आएगा। हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल मौजूद है। बीजेपी के नेता दिनेश सिंह हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार एचएस वर्थवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सिर्फ न्यूज के संपादक हैं सुरजीत दास गुप्ता जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा दिनेश सिंह जी आपसे है, 5 दिन के दौरे पर अमेरिका गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2005 में अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। क्या लग रहा है कि मकसद कामयाब हो पाएगा? निश्चित तौर पर मकसद कामयाब होगा। और मोदी जी का जो नारा है, जाने के पहले उन्होंने जो मेक इन इंडिया की शुरुआत की है, मुझे लगता है उस भविष्य के भारत के निर्माण के लिए ये उनका अमेरिका दौरा सार्थक होगा
और उस मेक इन इंडिया में निश्चित तौर पर ये जो भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नई जान फूंकने का काम किया जा रहा है, एक नई दिशा देने का काम किया जा रहा है, जिसको आज मोदी जी ने नेचुरल ग्लोबल पार्टनर भी बताया है। वॉल स्ट्रीट को दिए इंटरव्यू उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका जो है नेचुरल ग्लोबल पार्टनर हैं। तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि भारत और अमेरिका मिलकर आने वाले 21वीं सदी का, विश्व का 21वीं सदी जो होगा वो भारत के लिए और अमेरिका लिए और पूरे विश्व के लिए एक, हमको लगता है, कोई अच्छा मानचित्र सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि जिस रिश्ते में खटास आई थी उसमें मिठास भर जाएगी इस दौरे से। निश्चित तौर पर हमको लगता है कुछ कड़ी उस दिशा में एक कड़ी है। देखिए वही अमेरिका है ना जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, वही अमेरिका था कि जो वीजा देने से मना कर रहा था। आज वही अमेरिका है जो पलक पावड़े बिछाकर, रेड कारपेट बिछाकर स्वागत के लिए तैयार है। और इसके पीछे की वजह क्या आप मानते हैं? देखिए इसके पीछे की नहीं, इसके पीछे की वजह सिर्फ यह है कि आज हिंदुस्तान में एक सक्षम नेतृत्व है, ऐसा सक्षम नेतृत्व है जिसके सामने मोदी जी, देखिए सबसे बड़ी खासियत है कि जहां जा रहे हैं, भूटान गए तो लग रहा था कि सबसे ज्यादा जो है मोदी जी का स्वागत भूटान में हो रहा है। मोदी जी नेपाल में गए तो लगता था कि नेपाल वासी उनको अपने बीच पाकर अपना महसूस कर रहे थे। जापान गए तो जिस तरह से जापान में उनका स्वागत हुआ, उन्होंने सबको आत्ममुग्ध कर लिया। और वही हाल अमेरिका में है। आप देखिए वहां जो उनकी 27 तारीख को 28 तारीख को मीटिंग होने वाली है, उसकी सारे टिकटेट बिक जाना और बड़ी स्क्रीन लगाकर वहां देखिए कि मुझे लगता है जितने अंदर लोग होंगे उससे कहीं ज्यादा बाहर लोग होंगे। वही स्थिति है जैसे हिंदुस्तान में उनको भाषण सुनने के लिए लोग उतावले रहते थे, आज वही स्थिति हो गई है अमेरिका में। जैसे शिकागो में कभी स्वामी विवेकानंद को लोग सुनने के लिए आतुर थे, आज मुझे लगता है वही स्थिति अमेरिका में है और पूरे विश्व में वही स्थिति आज नरेंद्र मोदी जी की है। चलिए एच.एस. वर्तवाल जी, क्या आपको अमेरिका की जो बेचैनी है पीएम मोदी के स्वागत को लेकर वो आपको समझ में आ रही है क्या? निश्चित रूप से समझ में आ रही है। मोदी जी तो काफ़ी चर्चित फिगर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी और कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में भी बड़े सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो पहले 2002 के गुजरात दंगों के बाद मोदी जी के इशू उठाते रहे हैं। तो मतलब लगातार वहाँ के मीडिया में भी एक प्रोफाइल रहा है। और ये इशू एक बार फिर से उठा है। अमेरिका की ही कोर्ट ने एक समन जारी कर दिया है पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का गुजरात दंगे को लेकर। देखिए वो उठता रहता है, अभी अमेरिका की धरती पर कदम भी नहीं रखा है और उससे पहले ये उसमें ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, वो ऐसा है कि वहाँ पे बड़े सारे ग्रुप्स हैं, मुस्लिम समुदाय के ग्रुप्स हैं, कुछ और समुदाय क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं, जो कि वो पुराने मुद्दे को, 2002 के मुद्दे को उठाते रहते हैं। और अब भी निश्चित रूप से मेरा ख्याल है जब मोदी जी वहाँ पहुँचेंगे तो कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, क्योंकि ये होता रहा है। तो लेकिन अब समय बदल गया है, एक दूसरी कैपेसिटी में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के उससे जा रहे हैं, तो ऑफिशियल जो उनका स्टेटस है वो अब एक स्टेट गेस्ट की तरह जाएंगे। और खुद राष्ट्रपति जी ने उनको न्योता दिया था। और 2005 में स्थिति बड़ी दूसरी थी जी, वो हेड ऑफ स्टेट नहीं थे, है ना, हेड ऑफ ये अपना गवर्नमेंट नहीं थे। हाँ, वो बात दूसरी थी। और वो जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग होते हैं सारे एम्बेसीज में। और जब कोई देश का हेड ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है तो उसके लिए वो फिर अप्लाई नहीं करते। ये कम लोगों को मालूम है, बार बार 2005 की बात उठती है। इस वक्त जो है अमेरिकी की सरकार बहुत कीन है हिंदुस्तान से अपने संबंध बेहतर करने में। ये भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को चीन से अपनी तरफ खींचे। और हिंदुस्तान तो हर कोई जानता है कि बहुत बड़ा बाज़ार है आजकल, बहुत बड़ा मार्केट है। तो इकोनॉमिक रीजंस के लिए, आर्थिक रीजंस के हिसाब से अमेरिका ही क्यों, यूके है। नहीं, सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि ठीक है अमेरिका सोच रहा है, बाजार तलाश रहा है, भारत में इस पे कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं, कहीं ना कहीं स्वागत की जिस लेवल पर तैयारियां की जा रही है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो बेकरार है, बेचैनी वो समझ में आ रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है कहीं ना कहीं वो डंके की चोट पर काम कर रहे हैं और भी देश वहां पर दिलचस्पी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक मैसेज तो जा रहा है कि अगर हमने इस तरीके का जो रवैया है अपना कर रखा तो हो सकता है कि उनको नुकसान हो सके। क्या कुछ ऐसा अमेरिका सोच रहा है? मैसेज तो बहुत पहले ही चला गया था। देखिए जरा देर लगी इनको, बाकी और यूरोपियन कंट्रीज और यूनाइटेड किंगडम तो जाके पहले ही 1 साल पहले मोदी जी से हाथ मिला लिए थे। अमेरिका को बहुत देर लगी। और लेकिन ये एक सत्य है जो उनको मानना ही पड़ता है कि भाई अब मोदी जी बने हैं देश के प्रधानमंत्री,
और रिसेशन के बाद जो रिसेशन आया उससे अमेरिका और यूरोपियन नेशंस को इतना धक्का लगा है आर्थिक कि वो एक इस तरफ एक बहुत बड़े मार्केट की तरफ देख रहे हैं। वो लोग यूके और अमेरिका दोनों हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, उनको रिसेशन से जो रिकवरी हो रही है उसमें मददगार एक नेशन के तौर पे। तो आर्थिक रीज़न से आप समझ लीजिए जो यूरोपियन नेशंस हैं और जो वेस्ट के नेशंस हैं, अमेरिका भी है, यूके भी है और नेशंस हैं, ये लोग बड़े ही श्रूड होते हैं और अपने जब वक्त इनका अपने फ़ायदे का वक्त आया है तो उनको अपने फ़ायदा दिख रहा है इसमें कि हिंदुस्तान का इसमें मार्केट कोई है दो राय नहीं है कि अमेरिका बेहद चालाक है। वो बहुत ही चालाकी के साथ अपना अगला कदम रख रहा है। अगर आज पोलाइट है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका, तो कुछ ना कुछ उसका मकसद है। जानने की कोशिश करते हैं सुदेश वर्मा जी, ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का, कितना अहम आप इसको लेकर चल रहे हैं और क्या कुछ हासिल हो सकता है भारत को अमेरिका से, और अमेरिका की क्या कुछ शर्तें हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले ये एक ऐतिहासिक विजिट है, ये ऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर का विजिट नहीं है और यही कारण है कि इतना इंथुजियाज्म है और इसके पीछे एक परिवेश है कि देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि आज के दिन प्रत्येक इंडियन, सिर्फ मोदी नहीं, मोदी का तो पर्सनल ट्रायम्फ है कि जिसने वीज़ा डिनाई किया वही इनवाइट किया, वीज़ा के लिए अप्लाई भी नहीं करना पड़ा। और इंडियन का, प्रत्येक इंडियन का सर घमंड से उठना चाहिए कि इंडियन डेमोक्रेसी ने अमेरिका को अपने गलत फैसले को बदलने के लिए मजबूर किया। अगर अमेरिका कोई प्रधानमंत्री होने के बाद लॉ बदल सकता है, इसका मतलब उसका लॉ जो है लॉ से गाइडेड नहीं है, विम्स एंड फैंसीज से गाइडेड है। और 2005 की घटना जो दिनेश जी बता रहे थे, 2005 में क्यों हुआ जब 2002 में राइट्स हुए थे, इसका अमेरिका अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया है। क्या ऐसा तो नहीं था कि यूपीए की सरकार आई थी और अमेरिका को पूरा ट्रस्ट था यूपीए में, और मैं चाहता था कोई कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो आपको बताते कि ऐसा इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि वो सोचे ही नहीं थे कि मोदी प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं। तो इंडियन डेमोक्रेसी का ट्रायम्फ है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और प्रत्येक एनआरआईज जो इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन हैं वो भी आज बहुत खुश हैं। मेरी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई, वो बोलते थे कि जिस तरह से उन्हें देखा जाता था, भारतीय का मतलब जिस तरह देखा, आज जो भारतीय को देखा जाता है बहुत इज्जत के साथ देखा जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। बिल्कुल। क्या ये दौरा, जो गिले शिकवे हैं मोदी और अमेरिका के बीच में, क्या वो दूर हो जाएंगे? देखिए, उस पर मैं आऊँगा, पहले मैं एक, इन्होंने जो बात आपने इनसे पूछी थी उस पर मैं जवाब देना चाहता हूँ। आपने अमेरिकन कोर्ट की बात की जिसने समन किया है, ये इतना गलत है कि आप सोच नहीं सकते कि अगर इंडिया में कोई इंसिडेंट होता है और किसी ह्यूमन राइट ग्रुप के कारण अगर अमेरिकन कोर्ट समन कर सकता है किसी हेड ऑफ द स्टेट को, तो अगर इंडिया आज समन कर ले जॉर्ज बुश को, इंडिया समन कर ले बराक ओबामा को कि तुमने इराक में मारा था किसी का लेके, तो क्या होगा उनका? ये सॉवरेनिटी पर सीधा आघात है, क्योंकि अमेरिका का कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, यूएन नहीं है, उसे कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कोर्ट पर भी दायरे में उनको सोचना चाहिए कोर्ट ने सही किया कि नहीं। अमेरिकन इंडिपेंडेंस भारतीय इंडिपेंडेंस पर अटैक नहीं कर सकता। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ओबामा को इस बारे में नॉलेज नहीं होगी? क्या उनकी जानकारी में नहीं होगा? होगी। देखिए, ये वहाँ जो ग्रुप है उनको नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेशन को। कोई भी ग्रुप वहां जाता है, कोर्ट ने कर दिया अपने वाहवाही के लिए, उन्हें यह सोचना चाहिए कि दूसरे कंट्री के आप हेड्स ऑफ द स्टेट को करें। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप क्या दादागिरी कर रहे हैं क्या पूरे वर्ल्ड में? आप यूएन नहीं है, आप अमेरिका है, सिर्फ एक स्टेट है, और आप हमारे स्टेट में जो हुआ है आप नहीं डिसाइड कर सकते। अगर इंडियन कोर्ट का जुडिशियरी अगर कल अमेरिका के खिलाफ ऐसा कर दे तो क्या होने वाला है? कैओस हो जाएगा वर्ल्ड में। अब आते हैं आपके मुद्दे पर, जो आपने कहा कि इस मीटिंग से क्या अचीव होगा। इस मीटिंग से सबसे पहले देखिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन सारा कुछ तो होना ही है। इस मीटिंग से जो संबंध बिगड़ गए थे हमारे अमेरिका के साथ, क्योंकि जब ये सरकार आई, आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी प्रो अमेरिका रही है, लेकिन यूएस चूंकि अनस्टेबल गवर्नमेंट चाहता था, इंडिया में कमजोर गवर्नमेंट चाहता था, तो वो कहीं ना कहीं यूपीए के साथ ज्यादा देखा गया और ऐसे ऐसे इंटरफेरेंस के डिसीजंस लिए जो अच्छा नहीं था, क्योंकि किसी भी फॉरेन पावर को इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण रिश्ते खराब हुए। ये मीटिंग जो है वो केमिस्ट्री पैदा करेगा जो इंडो यूएस रिलेशंस को नए पैदान पर ले जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया है, सवाल और भी बरकरार हैं। ब्रेक के बाद सवाल करेंगे सुरजीत दास गुप्ता जी से। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो
आज हम चर्चा करें अमेरिका में मोदी लहर की। आखिर ये लहर किस लिए? क्योंकि अमेरिका ने जो रुख अपनाया हुआ था पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, वो कहीं ना कहीं किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अचानक इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया और अमेरिका बेचैन है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं। 5 दिन में 35 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा ये दौरा, और ऐतिहासिक दौरा माना जा रहा है। ढेरों उम्मीदें लगी हुई हैं। जवाब लेते हैं सुरजीत दास गुप्ता से, संपादक हैं सिर्फ न्यूज के। सवाल यह है कि ये दौरा कितना अहम है और जो उम्मीदें लगी हुई हैं इस दौरे से, और अमेरिका जिस तरीके से बेताब है वेलकम करने के लिए, इन सब पीछे की वजह क्या मान रहे हैं? क्या मकसद कामयाब हो पाएगा? जी, इस दौरे के पीछे सबसे ज्यादा बात हो रही है कि आर्थिक स्तर पे कौन कौन से डील्स होंगे। आपने सुना होगा कि 25 ऐसे सेक्टर हैं हमारी अर्थनीति के जिनको मोदी जी ने आइडेंटिफाई किया है। ये वो सेक्टर हैं, अब जो है एफडीआई आएगा देश में, लेकिन बेतहाशा नहीं आएगा, बिल्कुल सोच समझ के साथ आएगा। उन क्षेत्रों में आएगा जहां पर की नौकरियां पैदा हो सके। मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि किसी ने सॉफ्ट ड्रिंक का एक प्लांट खोल दिया या किसी ने ऐसे ही कोई स्पेयर पार्ट का प्लांट खोल दिया। वो बात तो पीएम ने क्लियर कर दिया कि फर्स्ट डेवलप इंडिया, एफडीआई उन्होंने कल परिभाषा बदल दी तो है। जिन जिन क्षेत्रों में नौकरियां बिल्कुल लाखों की संख्या में पैदा होंगी, वहां वहां इन्वेस्टमेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कूटनीतिक स्तर पे देखें तो मोदी जी ने सबसे पहले पड़ोसी राष्ट्रों का दौरा किया, उसके बाद वो जापान गए और उसके बाद वो अमेरिका अब जा रहे हैं, और इस बीच जो है चीन के राष्ट्रपति यहाँ पर हो गए। तो इसमें आप देखिए, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहला दौरा उनका जर्मनी का था। तो कोई भी देश का प्रधानमंत्री पहला दौरा जहां करता है, उससे पता चलता है कि वो किस क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो उस वक्त प्राथमिकता जो थी कि ज्यादा से ज्यादा कहीं से भी इन्वेस्टमेंट ले आओ। इस वक्त की प्राथमिकता है कि एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, और वहां पर किसी भी देश की, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। इस वजह से जहां से अगर वो जापान जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि चाइना से जो विजिट होने वाला है उसको बैलेंस कर सके जी। इसी तरह से अगर वो अमेरिका जा रहे हैं तो इससे पहले वो लुक ईस्ट की बात करते हैं। मतलब कि ऐसा है कि न तो वेस्ट का डोमिनेंस होगा, न ईस्ट का होगा, न पड़ोसी राष्ट्र ही बिल्कुल हावी हो जाएंगे, उनके साथ बस एक सौहार्द का वातावरण रहेगा। इस वजह से जो है मुझे जैसे कि एक माहौल बन रहा है, बहुत उम्मीद है इस दौरे से, और लोग बहुत बेचैनी से इंतजार भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो हताश नहीं होंगे। आखिर जितनी भी डील साइन होंगी और उसका जो लाभ है वो तो कुछ सालों में पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा एक जो मैं कहता हूं कि 10-15 साल पहले, 10 से 12 साल पहले जब स्ट्रोप टैलबर्ट और जसवंत सिंह का जो जमाना था, उस वक्त बहुत रिश्तों में गर्मी की बात की जाती थी। उसके बाद कूटनीतिक स्तर पे इतनी सारी गलतियां की यूपीए सरकार ने कि रिश्तों में थोड़ा सा खटास आ गया। एक तो वो खटास दूर होगी और एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। एक सवाल इससे ये भी जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से अमेरिका इतना उतावला हो रहा है, क्या अमेरिका का मकसद समझ में आ रहा है, या वाकई में ये जो बिहेव किया पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका ने, क्या पीएम नरेंद्र मोदी ये सब भुलाकर अमेरिका पहुंच रहे हैं, या फिर अमेरिका कहीं ना कहीं समझ रहा है पीएम नरेंद्र मोदी की ताकत जी? आप जब इतने बड़े एक दायित्व पे आ जाते हैं तब व्यक्तिगत स्तर पे आपकी क्या भावनाएं हैं वो मायने नहीं रखती। और नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व भी जो है वो बिल्कुल सक्षम है कि व्यक्तिगत उनके मन में जो कुछ भी हो कि ऐसा उनके प्रति व्यवहार नहीं करना चाहिए था अमेरिका को, उसको वो जो है बहुत ज्यादा महत्व नहीं देंगे, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी नहीं है, आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो उनके हर फैसले पे जो है वो इस बात पे निर्भर करेगा कि देश कौन सी दिशा लेगा। इस वजह से मैं नहीं समझता कि व्यक्तिगत जो एक है वो, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले कई वर्षों तक मुझे ऐसा भी लगता है कि ये सरकार अगले टर्म पे भी कंटिन्यू रहेगी। तो आने वाले कई वर्षों तक अमेरिका ऐसी गलती नहीं करेगा कि किसी लॉबी के दबाव में आकर कोई फैसला ले भारत के खिलाफ। दिनेश जी, क्या अमेरिका ने जो पीएम नरेंद्र मोदी की ताकत है उसको भांप लिया है, इसीलिए आज सब कुछ हो रहा है, या फिर अमेरिका का खुद का स्वार्थ कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, इसीलिए इस तरीके की तैयारियां इतने बड़े स्तर पर की गई हैं अमेरिका? दो चीजें हैं, ये हो सकता है स्वार्थ। अभी बर्तवाल साहब जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन मोदी जी एक चीज बहुत सबके सामने कहते हैं, भरे मंच से कहते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं कि मैं पक्का गुजराती हूँ।
तो खांटी गुजराती हैं मोदी जी और हिंदुस्तानी हैं, तो इसलिए वहां कोई दिक्कत होने वाली नहीं है कि आप क्या समझ के बुला रहे हैं और क्या समझ के आप जा रहे हैं। हो सकता है आपके अंदर कुछ भावना हो, आप बाजार समझ रहे हो हिंदुस्तान का, तो लेकिन मोदी जी तो बार बार कह रहे हैं ना, आइए हमारे यहाँ जो है मैन पावर है उसका उपयोग कीजिए। वो तो आमंत्रण कर रहे हैं सारे देश के लोगों को, निवेशकों को, कि चलिए हिंदुस्तान, आप मेड इन इंडिया का नारा लेके जाइए, यहाँ आप प्रोडक्शन कीजिए और पूरी दुनिया को आप बेचिए, कहाँ मना कर रहे हैं। और उनके साथ बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है और नवरात्र के समय में गए हैं, मां शक्ति के उपासक हैं। आप देखिएगा जैसे जापान में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ और जैसे भूटान में हुआ, कहीं उससे ज्यादा स्वागत उनका होगा। और जिस तरह से मोदी लहर की बात आप अमेरिका में कह रहे हैं विपिनेश जी, जब हम एक जिले के होते हैं और दूसरे जिले में जाते हैं, या एक स्टेट के होते हैं और दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो कोई अगर अपने स्टेट का मिल जाता है तो लगता है घर का मिल गया है। आज जब मोदी जी हिंदुस्तान से अमेरिका में जा रहे हैं, तो हमारे जहां वो अप्रवासी भारतीय वहां पर है, एनआरआई, तो निश्चित तौर पर अपने बीच अगर वो मोदी जी को पा रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री को पा रहे हैं, तो सबका सीना आज फक्र से जो है, जहां सर ऊंचा होगा वहीं सबका सीना भी 65 इंच का बना होगा। निश्चित तौर पर इस दौरे के बाद आप देखिएगा कि अमेरिका का रुख बदलेगा, और अमेरिका के रुख बदलने के साथ साथ पूरे विश्व का रुख बदलेगा। और बार बार मैं कहता हूं, इसके पहले भी मैंने कहा है कि मुझको नास्ट्राडामस की वो भविष्यवाणी चरितार्थ होते नजर आ रही कि आने वाले 21वीं सदी में भारत ही वह देश होगा और नरेंद्र भाई मोदी वो नेता होंगे जो पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे। उसी की दिशा में कदम है। अगर अमेरिका का रुख बदलता है भारत को लेकर, तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी, क्योंकि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है और सबकी निगाहें अमेरिका पर रहती हैं, क्योंकि अमेरिका वो देश है जो झुकने वाला नहीं है। अगर अमेरिका भारत को लेकर पोलाइट होता है, रुख बदलता है, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी इस दौरे की मानी जाएगी। दिनेश जी, एक सवाल यहां पर मैं ये चाहूंगी कि आप बताएं कि जब ओबामा और मोदी आमने सामने होंगे तो वो सबसे पहले कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी? देखिए, एजेंडे तय रहते हैं लगभग कि किन मुद्दों पे चर्चा होगी। कई मुद्दे, कई सारे मुद्दे हैं, किसी पर अब कौन सा पहला मुद्दा होगा, कौन सा दूसरा, सबसे पहले हाईलाइटेड मुद्दे जिन पर बातचीत होनी, कई मुद्दे हैं। हम कह रहे हैं कि निवेश के मुद्दे होंगे, कैसे दोनों एक दूसरे में बाजार तलाशने के मुद्दे होंगे, जो अंतरराष्ट्रीय माहौल इस समय आतंकवाद की समस्याओं से जूझ रहे हैं देश, उन पे बात होगी। ये सब सारी चीजें प्रमुखता पर होंगी। और ये खबर भी सामने निकल कर आई कि आईएसआई को लेकर किस तरीके से आतंक उसने फैला रखा है, और इस पर अमेरिका हो सकता है कि अमेरिका भी बात करेगा, भारत भी बात करेगा। आज देखिए, जो भी इस तरह से विकासशील देश और विकसित देश हैं, अगर पीएम मोदी से मदद मांगता है, सहयोग मांगता है अमेरिका आतंकवादी संगठन का मुकाबला करने के लिए, तो क्या भारत रेडी होगा उसके लिए? भारत इसके लिए, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री इस बात के लिए पूरे सक्षम है। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी की बात बिना लिखे भाषण पढ़ते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं होती कि आपको क्या पढ़ना है। आपको पेज इधर से उधर हो जाए तो कोई गलती नहीं होने वाली है। वहां सब कुछ उनके दिमाग में है। एक परिपक्व नेता है और पूरे तप कर आए हुए हैं। आज जो प्रधानमंत्री बने हैं वो पूरा लोहा जो है तप कर गल कर उसका स्वरूप प्रदान किया गया है, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं है। ओबामा जी से ज्यादा परिपक्व नेता है इस मामले में। चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीएम मोदी जो भी काम करते हैं डंके की चोट पर काम करते हैं। हम अमेरिकी दौरे की बात कर रहे हैं, कितना अहम है और काफी अहम माना भी जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के रुख में जो परिवर्तन आया है, जो लचीलापन आया है पीएम मोदी को लेकर, आखिर वो क्यों आया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
तकरीबन 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर कदम रख देंगे और एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि क्या इस दौरे से जो मेक इन इंडिया की शुरुआत है इसको मजबूती मिलेगी। वर्तवाल जी, आपसे इसका जवाब ले लेती हूँ कि जिस तरीके से दौरा है, काफ़ी अहम मुद्दों पर चर्चा भी होनी है, उम्मीद ढेर सारी है। जो शुरुआत हुई है मेक इन इंडिया, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम नरेंद्र मोदी का, क्या इसको मजबूती मिलेगी इस दौरे से? मैं समझता हूँ निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं और बड़े जो व्यवसायी लोग हैं वो काफ़ी आतुर हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं जो आतुर हैं हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो हिंदुस्तान की सरकार की जो कंडीशंस होंगे, आखिर उन कंडीशंस पे ही उन्हें करना पड़ेगा। और अगर सारे के सारे नहीं तो मैं समझता हूँ काफ़ी मात्रा में काफ़ी लोग आएंगे और अलग अलग जो उसमें ऑप्शंस होंगे वो देखे जाएंगे। अब ये सब तो बातचीत का विषय है, किस तरह एग्जैक्टली वो बनता है, सारा खाका कैसे तैयार होता है। लेकिन निश्चित रूप से जिस देश को भी यहाँ आना होगा आर्थिक सहयोग के लिए और अपना वो बिजनेस मार्केट ढूंढने के लिए, वो इसी रूट से आएगा जो हिंदुस्तान की सरकार उनके लिए तय करती है। तो कहीं ना कहीं जरूर। लेकिन अब तक जो एफडीआई में होता आया है कि कंपनियां आती हैं और लाभ कमाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी परिभाषा बदल दी है कि आइए आप, स्वागत है आपका, लेकिन आपको पहले भारत का विकास करना होगा। और उन्होंने कहा है कि फर्स्ट डेवलप इंडिया, पहले इंडिया के बारे में सोचना होगा, फिर आप कमाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये शर्त मानेगा अमेरिका? देखिए, लाभ जो है ना, लाभ तो हर रिलेशनशिप में है। नहीं तो अमेरिका या चीन या जापान कोई भी क्यों भारत की तरफ देख रहा है? मोदी जी की पर्सनैलिटी मतलब ऐसी अमिताभ बच्चन वाली नहीं है कि सिर्फ उनकी पर्सनालिटी से आकर्षण हो जाने से कोई देश आ रहा है। देशों के, राष्ट्रों के कोई भी रिश्ते में आप पारस्परिक जो लाभ है उसी की वजह से सारे राष्ट्र करते हैं। कल्चरल टाइज होते हैं और चीज़ें होती हैं, लेकिन लाभ तो एक बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होगा, चाहे सिक्योरिटी इश्यूज में लाभ होगा, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में होगा, चाहे और चीज़ों में होगा। लाभ के लिए तो हर देश आ रहा है। अब कितनी मात्रा में लाभ होगा, वो किस तरीके से होगा, ये देखने की बातें, ये तो बाद में होती रहेंगी जी। पर अगर लोग आना चाह रहे हैं और पैसा निवेश करना चाह रहे हैं तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी सुदेश जी, क्या मेक इन इंडिया को अमेरिका सपोर्ट करेगा? देखिए, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही कर सकता है जी। और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली मुझे लगता है डिफेंस में आना चाहिए, क्योंकि डिफेंस में इंडिया यूएस का बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेशन है और यूएस जो है इंडिया के बहुत बड़े चंक को देख रहा है डिफेंस डील को फाइनलाइज करने के स्टेटस में। मुझे लगता है इस पर कुछ चर्चा होने की गुंजाइश है, क्योंकि इंडिया भी एक मिसाइल, ये इसको बोलते हैं हम लोग कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट देगा जी। इंडिया खोज रहा है लॉन्ग टर्म का, तो इसमें यूएस भी एक बिडर है। तो अगर वो आता है तो क्या यूएस वो इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस, जिसकी मोदी जी बात करते रहे, जो खोला गया है एफडीआई के लिए डिफेंस को, क्या यूएस इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस में हेल्प करेगा इंडिया को? क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन करके, मैन्युफैक्चर करके उन आर्म्स को बाहर भेजा जा सकता है और इंडिया भी एक आर्म एक्सपोर्टर हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्न करने में सहायता कर सकता है इंडिया को जी। और मुझे लगता है कि और बहुत से ऐसे, देखिए कंज्यूमर गुड्स में आना चाहेगा, आपको पता ही है कि जो फूड चेन्स है उसमें रिटेल चेन की बात हो रही है, लेकिन अब रिटेल चेन में थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो जो चाहते थे कि इंडिजिनाइजेशन कम हो, उसमें जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स ये बात भी ठीक है, लेकिन क्या ये बात भी सच है कि अमेरिका कहता कुछ और है, करता कुछ और है? क्या अमेरिका की जो दोहरी नीति है पीएम नरेंद्र मोदी समझ पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका जो भी काम करता है, अगर किसकी मदद भी करता है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ जरूर छिपा होता है। देखिए, हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, आपको मैं बताऊं, जब दो इंटरनेशनल बड़े प्लेयर बनते हैं तो एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस, लिमिटेशंस, सारे चीज़ों को वो पहले से ही आंके होते हैं। आज बराक ओबामा ने यूएन जनरल असेंबली में एड्रेस किया, जहां उन्होंने बोला कि आईसिस से डील करने के लिए, इस्लामिक टेररिज्म से डील करने के लिए, कि ऐसा आईसिस कोई इस्लामिक स्टेट खड़ा न कर दे, इसके लिए पूरे वर्ल्ड का कोऑपरेशन चाहिए। और सुरजीत जी ने जैसा बताया था अभी कि वहाँ पर एक इंडिया कमिटमेंट है, कोऑपरेशन करेंगे, सिर्फ हो सकता है कि स्ट्राइक में पार्टिसिपेट न करें, लेकिन इंडिया को एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड लेना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ मुसलमान बहुत संख्या में रहते हैं इसलिए हम एक स्टैंड नहीं ले सकते, वो गलत होगा। अगर टेररिज्म से लड़ना है तो आईसिस पर स्टैंड लेना पड़ेगा, जो वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और
आज अमेरिका भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उसका एक फ्रेंड और एलाई, हॉट बेड ऑफ टेररिज्म हो चुका है। कब पाकिस्तान एक्सप्लोड कर जाए कोई नहीं जानता। अमेरिका को एक स्टेबल पार्टनर चाहिए और इंडिया से बड़ा स्टेबल पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता। चलिए ठीक है सुरजीत जी, मेक इन इंडिया को आप किस तरीके से देख रहे हैं, इस दौरे में कितना अहम है? क्या ये मुद्दा उठेगा तो क्या अमेरिका उस तरीके से मानेगा जो उद्देश्य है और पीएम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है? इसके तहत दो मुद्दे मेरे ख्याल में आते हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि मेक इन इंडिया का जो मंत्र मोदी जी ने दिया है, ये साकार हो सकता था कई साल पहले। कुछ साल पहले बराक ओबामा भारत दौरे पे आए थे जी। और बराक ओबामा को बहुत अच्छा वक्ता माना जाता है, और इतने अच्छे वक्ता होने के बावजूद वो आज कितने लाचार हैं, ये उनके भाषण से झलक रहा था। आज ऐसी स्थिति है अमेरिका में कि लॉकहीड मार्टिन आप ले लीजिए, एक बहुत बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री का एक पार्ट है, वहां वो एक एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए तरसते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से छूट जाता है तो वहां हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और ये उनके भाषण से झलक रहा था, जिसका फायदा मनमोहन सरकार नहीं उठा पाई। उस वक्त भी हम अमेरिका का हाथ ऐंठ सकते थे कि आप ऐसे निवेश करो जिससे हमें फायदा हो, फिर हम ऐसे निवेश करेंगे जिससे आपको फायदा हो। परस्पर दोनों का फायदा होना चाहिए। एक तो बात ये, दूसरा ये कि पिछले 4 महीने से जब से ये नई सरकार बनी है, एक स्पष्ट संदेश जा रहा है कि राज्यों के साथ मिलकर हम काम करेंगे। आपने एफडीआई का मुद्दा उठाया, आपको पता होगा कि रिटेल में जो 3 बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें से एक तो बदनाम कंपनी है वॉलमार्ट, इसके अलावा कारफूर है, टेस्को है। कारफूर इस देश में आई थी और अपना सारा धंधा बंद करके वापस चली गई जी। इसका कारण ये था कि हमारे यहाँ जो 28-29 राज्य हैं, यहाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते जाते नीतियां इतनी बदल जाती हैं कि किसी कंपनी के लिए ये अपना स्ट्रेटेजी बनाना, मार्केटिंग पॉलिसी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई कहीं पर कांग्रेस सरकार है, वो कहते हैं ठीक है हम एफडीआई होने देंगे, कहीं पर भाजपा सरकार है, वो कहते हैं नहीं होने देंगे, कहीं पर और थर्ड फ्रंट की कोई सरकार है, वो कहते हैं होने देंगे नहीं होने देंगे। तो ये जो अनिश्चितता का जो माहौल है, जब मोदी जी कहते हैं कि हम राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे, तो कोई भी एफडीआई अगर लाएगा तो उसे ये अपेक्षा होगी कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो पूरे भारत में, जो कि जम्मू और कश्मीर पर भी लागू हो, केरल पे भी लागू हो, बंगाल पे भी लागू हो, गुजरात में भी लागू हो। तो ये अगर अनिश्चयता का माहौल हट जाता है, तब मेक इन इंडिया का जो पहल है वो सफल हो सकता है जी, मुझे ये लगता है जी। चलिए दिनेश जी, ग्लोबल एजेंसी S&P ने भारत की रेटिंग बढ़ा दी है। अभी तक पहुंचे नहीं अमेरिका की धरती पर पीएम नरेंद्र मोदी और रेटिंग बढ़ा दी है। क्या लग रहा है इस रेटिंग बढ़ाने का मकसद आपको, और भारत के लिए कितनी अच्छा है ये कदम? नहीं, बहुत अच्छा है। अभी सुदेश जी जिसकी बात कर रहे थे, अगर मैं वहीं से स्टार्ट करूं कि अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन जो है, आज उन्होंने प्रेस करके कहा है, उनके हेड ने कहा, एडमिरल सैमुअल लाक्लियर ने कहा है कि संवाददाता सम्मेलन में कि हम बहुत उत्साहित हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने कहा है कि आइए हमारे यहाँ अपने आयुध का निर्माण कीजिए और पूरे विश्व में उसकी सप्लाई कीजिए, हमारे लोगों को काम मिलेगा, हम मार्केट आपके लिए खोल रहे हैं। और जिसकी चिंता अभी कर रहे थे हमारे साथी, उन्होंने जो कहा कि हो सकता है कि इसलिए लोग चिंतित होते हैं दूसरे देश के लोग की पॉलिसी इस स्टेट में दूसरी है, दूसरे स्टेट में बदल जाती है। मोदी जी ने पहले ही कहा था, यहाँ जाने के पहले विज्ञान भवन के उस दिन के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब आप आएंगे तो आपको टेप नहीं देना है, अब आप हिंदुस्तान में आएंगे तो आपको लाल कारपेट मिलेगा। इसलिए जो भी निवेशक है वो निश्चिंत होकर भारत में आए और उनको ऐसा माहौल प्रदान किया जाए कि वो स्थिति नहीं होगी। लेकिन अगर कोई इसी गलत फहमी से आएगा, जिस कर्फ्यू की बात कर रहे थे, तो उसको यहाँ से कफूर होना ही पड़ेगा। देखिए आपको ये 4 पॉइंट मैं आपको बता देती हूं। हिंदुस्तान का हित सामने होगा। दिनेश जी, क्यों बढ़ाई गई है रेटिंग? इसके 4 पॉइंट हैं जो S&P ने दिए हैं। मजबूत सरकार के बाद भारत की रिफॉर्म स्टोरी पर जो है वो भरोसा बढ़ा है और विदेशों में भारत की स्थिति काफी मजबूत हुई है। नई राजनीतिक रिफॉर्म के कारण ग्रोथ को मजबूती मिलने की उम्मीद है। गोल्ड के इंपोर्ट पर रोक लगाने की वजह से भारत का CAD सुधरा है। ये तमाम जो कारण हैं वो गिनाए गए हैं। अमेरिका में कितना असर होने वाला है इस रेटिंग का? नहीं, उसका देखिए कई कारण है। जैसे जहां मोदी जी जा रहे हैं, अमेरिका इस तरह का वो भी कंट्री है, देख रहा है ना कि अगर मोदी जी जा रहे हैं जापान में, जापान निवेश करने के लिए तैयार है। अगर मोदी जी भूटान जा रहे हैं तो भूटान पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार है। तो अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका अगर अपना कोई साथी तलाशेगा तो हिंदुस्तान को तलाशेगा या पाकिस्तान को तलाशेगा? तो इसलिए मुझे जो लगता है कि आज अमेरिका को अगर भारत को अमेरिका की आवश्यकता है
तो मुझे लगता है कि भारत से कहीं ज्यादा अमेरिका को भारत की आवश्यकता है। नहीं, आप मानकर चल रहे हैं कि जो काम हो रहे हैं सही वक्त पर हो रहे हैं? निश्चित तौर पर ये चीजें पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे लग रहा था एक सक्षम नेतृत्व नहीं था, जिसके अभाव में हम लोग पीछे रह गए थे। हमारी बातचीत हो रही थी, कल हमने मुद्दा उठाया था मेक इन इंडिया का, जिस तरीके से उसमें कहा गया कि बहुत कुछ जल्दबाजी में हो रहा है, और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी यही कहा था कि कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, उससे पहले इस तरीके से कदम उठाना, लॉन्चिंग करना, कुछ जल्दबाजी, कहीं ऐसा ना हो झटका लग जाए। नहीं, अगर हम इंतजार करते रहेंगे तो हिंदुस्तान को हम और कितना पीछे ले जाना चाहते हैं। पूरी प्लानिंग से हो रहा है। मोदी जी अगर 24 घंटे कहते हैं, हम 4 घंटे सोते हैं, तो वास्तव में कल उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरह से वो प्लेन में सवार हो रहे थे, उस समय आप उनको देखे होते, वो पूरी एक्सरसाइज करके एक एक चीजों पर काम करने के बाद ये पॉलिसियां अनाउंस हो रही है। और मोदी चाहते भी हैं कि उनके जो मंत्री हैं, जो उनके नेता हैं, उन्हीं की तर्ज पर चले, उनकी राह पे जो उनकी दिनचर्या है उसी को फॉलो करें। निश्चित तौर पर और ज्यादा मजबूती मिले आपकी सरकार। विपनेश जी सिर्फ मंत्रियों से अपेक्षा नहीं करते हैं, सिर्फ सांसदों से अपेक्षा नहीं करते हैं, वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का आह्वान करते हैं कि अगर आप एक कदम चलेंगे तो हिंदुस्तान 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। ये तो सारे हिंदुस्तान का फर्ज बनता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री इस देश को लेकर, आवाम को लेकर इतना चिंतित है, तो निश्चित तौर पर हर भारतीय को सोचने पर आज मजबूर होना पड़ा है, और हर भारतीय आज सोच भी रहा है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में सोच रहा है, भारत देश के बारे में सोच रहा है, और भारतीयों के बारे में सोच रहा है। उनका अपना क्या है मोदी जी का, वो अपने बारे में तो कभी सोचते नहीं, परिवार के बारे में सोचते नहीं। रेटिंग बढ़ाई गई है एजेंसी की ओर से, कितना महत्वपूर्ण इसको मान रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस रेटिंग के बाद अमेरिका को कर्ज मिलने में आसानी हो जाएगी और अच्छा रहेगा भारत के लिए। आप किस तरीके से इस रेटिंग को देख रहे हैं? अमेरिका दौरे पर जा गए हैं और अमेरिका की जमीन पर पैर भी नहीं रखा, उससे पहले रेटिंग बढ़ाई गई है। नहीं, देखिए, वो इंटरनेशनल एजेंसी जानी मानी एजेंसी है, और जो भी इस तरह की इंटरनेशनल एजेंसीज जब रेटिंग बढ़ाती है किसी भी राष्ट्र का, तो उसका इट इज़ टेकन नोट ऑफ इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। सारे राष्ट्र उसको देखते हैं, उसको उसी के हिसाब से आंकन करते हैं, और फिर आर्थिक मामलों में फिर जिस राष्ट्र को वो मिला होता है उसमें अपना वो उसके साथ अपना मतलब कॉन्फिडेंस उसमें डिस्प्ले करते हैं, और वहाँ पर अपना उनके साथ बिजनेस शुरू करते हैं जी। तो है तो बहुत महत्वपूर्ण, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही इस ऐसे मौके पे जा रहे हैं, और ऐसी मौके पे जो आंकन हुआ है ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस दौरे को जिस तरीके से, जाहिर सी बात है कि दुनिया की नजरें इस दौरे पर टिकी हुई, बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी इस दौरे को काफी अहम, उनके भीतर भी बेचैनी है। अगर भारत और अमेरिका के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाती है, अगर एक ऐसी शुरुआत होती है जो मिसाल कायम करे, तो क्या लग रहा है जो पड़ोसी देश हैं उनमें बेचैनी पैदा होगी या नहीं? क्योंकि हो सकता है कि अगर अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, इस दौरे का जो रंग है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रंग लाती है ये दोस्ती और ये दौरा, तो क्या लग रहा है कि बाकी के जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, क्या कितना असर पड़ेगा उन पर? क्या सोचेंगे कुछ इस बारे में या नहीं? ये पहले तो मैं ये कहूँ कि अमेरिका के साथ जो रिश्ता है वो तो ऐसा बुरा भी कोई नहीं था, अच्छे ही रिश्ते चल रहे थे। मनमोहन सिंह जी तो बड़े भक्त थे अमेरिका के, तो अमेरिका के साथ तो रिश्ते तो अच्छे ही चल रहे थे। कई बार वो चक्कर लगा आए थे अमेरिका में, लेकिन शायद अमेरिकी सरकार को वो कुछ नहीं मिल पा रहा था, या उस तरह से नहीं प्रोग्रेस हो रही थी जिस तरह से वो चाह रहे थे। और अब ये एक नई सरकार आई है, तो एक नया चैप्टर शुरू होने की संभावना है, और एक मजबूत सरकार है, पूरा मैंडेट इनके पास है, मजबूत प्रधानमंत्री हैं। पिछली सरकार में आपने देखा, पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार में बड़ी सारी परेशानियां थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा था? नहीं, इंतजार कर रहा था या नहीं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन वो एक मजबूत सरकार का इंतजार ज़रूर कर रहे थे, और जिसमें मतलब पॉलिसी डिसीजंस लेने में इतनी कोताही ना बरती जाए और ज़रा फास्ट मूवमेंट हो। तो पिछले 5 साल की जो यूपीए सरकार थी उसमें बड़ी सारी परेशानियां थी, सब जानते हैं। तो इस वजह से अब जो सरकार आई है उसमें जब से मोदी जी आए हैं तब से काफ़ी एकदम से उनने बड़ी सारी नई चीज़ें
पिछली जो announce की यूपीए है। सरकार थी और पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आए हैं और जिस उद्देश्य के साथ आए हैं, वो हर बात पे विकास की बात करते हैं और हर बात पे सबके साथ की बात कर, नारा भी है सबका साथ और सबका विकास। तो कितना अंतर आपको नजर आ रहा है कि वो सरकार नहीं कर पाई जो पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? अगर वो करते तो शायद यहाँ पर कुछ आसानी हो जाती। नहीं, देखिए, पिछली सरकार तो बहुत कुछ नहीं कर पाई, और मोदी जी जो अब आए हैं ये कितना कुछ करेंगे तो अभी देखना है, क्योंकि अभी तो 3 महीने ही हुए हैं। 3 महीने और किसी भी विपक्षी सरकार सवाल भी की, उठा रहे हैं कि बातें करना तो आसान है, जब काम का वक्त तो आएगा तब 3 देखेंगे। महीने जो है किसी भी सरकार की लाइफ में 5 साल के टेन्योर में बहुत ही शॉर्ट समय होता है। तो अभी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे इलेक्शन के पहले मोदी जी ने, और अभी भी बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन अब ज़मीनी स्तर पे बहुत एक बड़ा डिफरेंस अभी नहीं आया है। तो ऑपोजिशन में, मीडिया में और आम लोगों में जरा एक बात उठने लगी है कि भाई अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अभी पॉलिसी बन रही है और बड़ी सारी चीज़ों का, यानी कि वक्त लगेगा, समय का इंतजार करना होगा। 1 साल कम से कम आपको 1 साल देखना इंतजार नहीं चाहिए। कर। ठीक है सुदेश जी, 1 साल देखना ग्लोबल एजेंसी एस&पी ने जो भारत की रेटिंग उड़ाई है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं और कितनी लाभकारी है ये रेटिंग इंडिया के लिए? देखिए, हेमेंद्र जी से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि रेटिंग को ना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में देखिए। अमेरिका के पास बहुत फंड है, और अगर आप अमेरिकन सिटीजन हैं या अमेरिकन फर्म है तो आपको वहाँ की एजेंसी बहुत चीप लोन देती है। वो लोन का परसेंटेज होगा 4%, 4.5%, और भी सस्ता हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप उस पैसे का करेंगे क्या। भारत का आज तक इंप्रेशन नेगेटिव था, तो नेगेटिव अगर रहेगा, कोई इन्वेस्टर भारत अगर ला रहा है पैसा अमेरिका से, तो उसको हायर इंटरेस्ट पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर S&P स्टैंडर्ड पुअर ने अगर रेटिंग इंप्रूव कर दी है, बोल रहा है कि इंडिया स्टेबल है, इसका मतलब कल जब मोदी जी इन्वेस्टर्स के साथ मिलेंगे जी, तो इन्वेस्टर पे कॉन्फिडेंट रहेगा कि मुझे अमेरिका से बहुत चीप लोन मिलने वाला है, अमेरिकन बैंक से, तो जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इन बैंक के पास अथाह पैसा है, वो नहीं जानते हैं कि क्या करें, उन्हें रिटर्न चाहिए, रिटर्न नहीं मिल रहा है। और इंडिया में तो मिनिमम रिटर्न आपको 10-12% मिल ही जाता है। यहाँ बैंक भी आपको क्या इंटरेस्ट देता है आपको लग 8%। नहीं रहा है सुदेश जी, जो जिस तरीके से काम हो रहे हैं, आपको प्री प्लान नहीं लग रहा है क्या? लेंगे आपसे जवाब। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, क्योंकि ब्रेक के लिए इशारा वक्त कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भी काम हो रहे हैं, और चर्चा भी हुई है हमारी कई बार कि पीएम नरेंद्र मोदी अच्छे प्लानर माने जाते हैं, या उनका दौरा हो या फिर उनके घर में कोई भी ऐसा काम हो, उसके लिए जो डिसीजन लेते हैं वो प्री प्लान होते हैं। क्या यहाँ पर ऐसी प्लानिंग हुई है या इसके पीछे का जो मकसद है वो क्या है, जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की, क्योंकि ये दौरा काफ़ी ऐतिहासिक माना जा रहा है, बड़ा दौरा माना जा रहा है, ढेर सारी उम्मीदें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक ढांचे के तौर पर इस दौरे को काफ़ी अहमियत दी जा रही है और साथ ही अमेरिका और भारत के रिश्ते को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। अब सवाल करते हैं हम सुरजीत दासगुप्ता जी से। यहाँ पर रेटिंग को लेकर जो मैंने सवाल पूछा था, अभी आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं, क्या चल रहा है आपके मन में इसको लेकर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो बहुत परिपक्व बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस के निर्णय इस आधार पर लेते हैं कि कौन सी एजेंसी कैसा रेटिंग दे रही है। आप हमारे देश में देख लीजिए, ICAR है, क्रिसिल है, तो क्या अंबानी के डिसीजंस, क्या टाटा के डिसीजंस उस पर डिपेंड करते हैं कि ये रेटिंग एजेंसी किस तरह से हायर या लोअर कर रहे हैं? उसके पीछे उनका अपना बिजनेस इंटरेस्ट होता है। हाँ, लेकिन एक ओवरऑल माहौल एक तैयार होता है। जब भी आप रेटिंग बढ़ा देते हैं किसी एक देश की, तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। उससे निवेशकों को ये लगता है कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं, ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन इसके अलावा जो पिछले सत्र में भी कुछ बातें हुई, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि किसी कांग्रेसी आलोचक के हवाले से आपने कहा कि कोई प्लानिंग नहीं है, बहुत हड़बड़ी हो रही है। ये प्लानिंग की जो बात है ना, ये एक बहुत ही दकियानुसी सोवियत सोशलिस्ट सोच है। प्लानिंग के तहत कुछ नहीं होता है, दर्जनों संस्थाएं खोल दी जाती हैं, उसमें बहुत सारे थिंक टैंक्स होते हैं और जितने भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट के जो चेले चामुंडे हैं उनको नौकरियां दी जाती है उन संस्थाओं में। प्लानिंग के नाम पर आज तक हमारे देश में इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। प्लानिंग वो होती है, जो कारगर प्लानिंग वो होती है, जो कि आप अगर विपक्ष में हैं और आपको लग रहा है कि इस देश में बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे मुख्यमंत्री थे 3 से ज्यादा टर्म के लिए नरेंद्र मोदी जी गुजरात में तो उनको वहां से लगता होगा, वहां से उनको बेचैनी होती होगी कि अगर मैं केंद्र में होता तो ये सारे काम मैं कर सकता था, लेकिन मैं राज्य में हूं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। तो ये ऐसा थोड़ी है कि वो आए और तुरंत उन्होंने सोच लिया कि ऐसा करना है। ये तो उनको पिछले 12-13 साल से महसूस हो रहा होगा कि इस देश में, यानी आप यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम रहते हुए उन्होंने ये सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी कि अगर मैं यहाँ पर पीएम बनूंगा तो इस तरीके से आगे आप उनके चुनावी भाषण सुन लीजिए, वो बात बात पर कहते थे कि हमारे गुजरात में ऐसा होता है, आपके यहाँ पर क्यों नहीं होता? बिल्कुल हो सकता है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि प्लानिंग नहीं है? बिल्कुल प्लानिंग है। और जो पूरे 1 साल तक कैंपेन चला, वो प्लानिंग क्या है उसका एक बहुत अच्छा अंदाजा लोगों को मिल गया, क्योंकि वो हर जगह पर 19 जनवरी को उन्होंने जो नेशनल काउंसिल के सामने भाषण दिया था मोदी जी ने, उसमें एक इतना बढ़िया एक खाका प्रस्तुत किया गया था कि इस देश को किस दिशा में आगे बढ़ा कर ले जाएंगे, और हम लोग सब उसी उम्मीद में भी हैं कि कब वो इम्प्लीमेंट होगा। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा जी कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है वहाँ हर डेस्क होते हैं, जैसे US डेस्क हुआ, जापान डेस्क हुआ, तो विजिट जो है बहुत पहले से प्लान कर लिया जाता है। ये ऐसा नहीं कि विजिट अचानक हुआ, मोदी जी के प्रधानमंत्री बने, विजिट प्लान हुआ और उसके बाद ये ब्यूरोक्रेट्स का काम है कि वो सारे इश्यूज का खाका निकालें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसको बताएं। डिफरेंस कहाँ आता है? देखिए, डिफरेंस आता है लीडरशिप में। मोदी जी की जो लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। आज लोग भारत के प्रति क्यों देख रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इंडिया, एस्पायरिंग इंडिया, और एक ऐसा इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में अपने लिए रिस्पेक्ट चाहता है, इक्वल पार्टनर ट्रीट होना चाहता है, और वो अपने मार्केट को खोलने के लिए तैयार है, लेकिन अपने शर्तों पर। ये तभी हो सकता है जब लीडरशिप आपका स्ट्रांग हो। कोई चाह के आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना है अगर भारत में, भारत को इन्वेस्टमेंट चाहिए, दोनों की ज़रूरतें हैं, और दोनों की ज़रूरतें हैं तो दोनों को मिलना पड़ेगा। मोदी जी की भाषण जो विज्ञान भवन में हुआ था, आपने देखा तो उन्होंने कहा था कि वो आके आपको ट्रीट करेंगे अच्छी तरह से। क्यों? जब आप मजबूत होंगे। आज भारत मजबूत है और भारत से अगर बिजनेस करना है तो मोदी जी से बात करनी पड़ेगी। मोदी जी को इग्नोर नहीं कर सकते आप, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, और यही कारण है कि ये नए इंडिया को वेलकम कर रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं सिर्फ गुप्ता जी की बात में ऐड करना चाह रहा था। आपका जो सवाल था कि कांग्रेस के किसी साथी से बात हो रही तो उन्होंने कहा कि हड़बड़ी में ज्यादा काम कर रहे हैं। कांग्रेस के साथियों ने तो बहुत इत्मीनान से काम किया था। एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया था, एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री को वित्त मंत्री बनाया था, एक बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री को योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया। लेकिन पूरे देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार करने वाली वो सरकार जो कह रही है कि हड़बड़ी में हम काम कर रहे हैं,
दो ही मामलों में, एक तो वित्त की सारी व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया और भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठाओं को लांग गए। तो इसलिए वो तो कृपया करके अगर ना बात करें तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए हड़बड़ी में गड़बड़ी करने का जो काम है वो कांग्रेस का है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो काम कर रही है, वो बहुत सूझबूझ के साथ कर रही है। और उसका परिणाम भी मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि 100 दिन में आकलन। हम तो चुनौती देके कहते हैं कांग्रेस के साथियों को, एक एक दिन का और एक एक मिनट का मूल्यांकन होना चाहिए। रखें अपने 100 दिन का हिसाब और एक एक सेकंड का मूल्यांकन करें। अगर उनसे कम से कम 10 गुना आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको नजर ना आए तो आप कहिएगा। और दूसरी एक चीज बात करके अपनी बात को मैं विराम दूंगा कि जो मोदी जी आज जा रहे हैं अमेरिका में, वहां पर मोदी जी को नजरें झुका के बात करने का अवसर नहीं है। हो सकता है झेप कहीं अगर लगे तो ओबामा जी को लगे कि वही थे, उनको 9 सालों तक आने से रोक रहे थे। लेकिन आज वो कैसे नजर मिला पाएंगे और कैसे बात शुरू कर पाएंगे, हो सकता है कि औपचारिक रूप से नहीं लेकिन अनौपचारिक रूप से वो जरूर महसूस करेंगे और इस बात को कहेंगे कि उस समय हमसे कोई भूल हुई थी, आज उस भूल को सुधार करके और उन्होंने बुलाया है। और आज वो भव्य स्वागत की वहां जो तैयारी की जा रही है। चलिए, वक्त इशारा कर रहा है। वर्तमान जी, आखिरी कमेंट आपसे ही ले लेती हूँ। यहाँ पर सवाल ये है और ये उठ भी रहा है कि अगर बाहर और घर दोनों तरफ बराबर ध्यान दिया जाए, बैलेंस रखा जाए तो हालात अच्छे रहते हैं। अगर एक तरफ का पलड़ा भारी हो गया तो नुकसान हो सकता है। इससे कितने सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा है कि जिन हालात में ये सरकार आई चुनाव के बाद, उससे तो सब अच्छी तरह से अवगत है। घर के हालात काफ़ी ख़राब थे, दाम बहुत बढ़ गए थे और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था और बड़े सारे इश्यूज थे। तो अच्छा होता अगर बराबरी से पहले घर में भी आप हिसाब किताब ठीक करते और फिर विदेश की तरफ भी आप ध्यान बराबर देते, ज़्यादा बेहतर होता। और अभी कुछ ज़रा ऐसा एक इम्प्रेशन है कि मोदी जी ज़्यादा समय जो है बाहर के देशों को दे रहे हैं, क्योंकि जब से आए तब से वो एक के बाद एक विदेशी लीडर्स से मिल रहे हैं और विदेशी देशों में जा रहे हैं। इसके पीछे भी उनकी कुछ नीति हो सकती है, हालांकि वो विदेश से बड़ा इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं और इकोनॉमी को बूस्ट देना चाह रहे हैं। तो अभी समय 3 महीने कम समय है, मैं समझता हूँ। चलिए, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना कुछ समय बाद फिर बड़ी ज्यादा आवाजें उठने लगेंगी और जो प्रदेश के इलेक्शन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हिंदुस्तान के लिए नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका दौरा बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है और एक नए दौर में दोनों देशों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी। अमेरिका ने मोदी के स्वागत में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है, लेकिन इस सबसे इतर हिंदुस्तानियों का ध्यान तो बस एक ही बात पर लगा है, आखिर मोदी अमेरिका से क्या लेकर लौटेंगे। खैर, ये तो अगले 5 दिन बाद ही पता चलेगा कि क्या लेकर वापस आते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आज इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।